नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। चलिए आज इस पूरी स्थिति को डीकोड करते हैं। अगर आज कोई म्यांमार या फिर न्यूजीलैंड में गाड़ी चला रहा है ना, तो उसकी जेब सच में खाली हो रही है। हाँ, हालात काफी खराब है वहाँ। बिल्कुल। म्यांमार में तो पेट्रोल सीधा 101% महंगा हो गया है। लेकिन अगर आप भारत के किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएं, तो मीटर वहीं का वहीं है, एकदम शांति। जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मकसद इसी रहस्य को समझना है। मतलब दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। ब्रेंट क्रूड तो $111 के पार है। हाँ, $111 प्रति बैरल के पार जा चुका है। तो फिर भारत में इसका असर क्यों नहीं दिख रहा? इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र और जियोपॉलिटिक्स क्या है? ये स्थिति ना काफी दिलचस्प है। मतलब मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि ये ऐसा है जैसे पूरा मोहल्ला जल रहा हो, लेकिन हम आराम से अपने घर में एसी चलाकर बैठे हो। सतह पर सब शांत लग रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बहुत ज्यादा है। खासकर वो ईरान और इजराइल वाला जो एंगल है। बिल्कुल। ईरान इजराइल के बीच जो स्थितियां बन रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो अस्थिरता है, दुनिया का 20% तेल इसी पतले समुद्री रास्ते से गुजरता है। 20%? अरे बाप रे! ये तो ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत ही नाजुक हिस्सा हुआ। सही कहा। और ये सीधा भारत को प्रभावित करता है। तो चूंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है, तो वहां की कोई भी हलचल सीधे हमारी अर्थव्यवस्था को हिट करनी चाहिए। एकदम हिट करनी चाहिए। गणित तो यही कहता है। हाँ, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में तेल इतना महंगा हो चुका है, तो भारत में इस महंगे तेल का बिल आखिर चुका कौन रहा है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब हमारी सरकारी तेल कंपनियां जैसे आईओसी या बीपीसीएल अचानक से $111 का तेल खरीदकर सस्ते में तो नहीं बेच सकती। उनके अपने शेयर होल्डर्स हैं, उनका भी तो कोई प्रॉफिट मार्जिन होगा ना। तो ये है कंपनियों का वो घाटा जो वे खुद सह रही हैं। खुद सह रही हैं। हाँ, अभी के अनुमानों के मुताबिक इन कंपनियों को प्रति लीटर पेट्रोल पर 20 से 25 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक मिनट, 20 से 25 रुपए प्रति लीटर का घाटा? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कोई भी कंपनी चाहे वो सरकारी ही क्यों ना हो, इतने बड़े घाटे पर लंबे समय तक कैसे चल सकती है? नहीं चल सकती। उनका जो भी अपना कैश रिजर्व होगा, वो तो बहुत तेजी से खत्म हो रहा होगा। एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। वे हवा पर नहीं चल सकती। ये असल में एक टला हुआ दर्द है, जिसे हम डिफर्ड पेन भी कहते हैं। मतलब आज नहीं तो कल दर्द हो गई। बिल्कुल। अभी के लिए ये कंपनियां अपने रिजर्व का इस्तेमाल कर रही हैं या बाजार से कर्ज ले रही हैं। लेकिन अर्थशास्त्र का नियम है कि कोई भी लंच फ्री नहीं होता। अंततः सरकार को इन कंपनियों को इस घाटे से उबारने के लिए एक बेल आउट पैकेज देना ही पड़ता है। अच्छा, मतलब सरकार या तो फ्यूल टैक्स कम करेगी या फिर सीधे सब्सिडी के रूप में बॉन्ड या पैसा देगी इन कंपनियों को। एकदम सही। और जब सरकार ये पैसा तेल कंपनियों को घाटा पाटने के लिए देगी, तो इसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ेगा। जो पैसा कहीं और जाना था। हाँ, जो पैसा नए अस्पतालों, स्कूलों या सड़कों के निर्माण पर खर्च होना था, वो तेल की कीमतों को कृत्रिम रूप से स्थिर रखने में चला जाएगा। यानी बिल तो आम जनता ही चुकाएगी, बस पेट्रोल पंप पर नहीं बल्कि कई और। बिल्कुल, आज नहीं तो कल। तो अगर ये घाटा इतना बड़ा है, तो इस आर्थिक दर्द को अभी क्यों छुपाया जा रहा है? इसके पीछे की टाइमिंग दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि अगर राजनीतिक बयानों को देखें तो विपक्ष के कई बड़े नेता जैसे राहुल गांधी और ममता बनर्जी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये विशुद्ध रूप से एक चुनावी चाल है। और उनका कहना है कि वोटिंग खत्म होते ही दाम बढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 मई को दाम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? इन स्थितियों को अगर हम ऐतिहासिक डेटा और अर्थशास्त्रियों के नजरिए से देखें, तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? मैं बताती हूँ। 2017, 2019 और 2022 के चुनावों का डेटा बताता है कि वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के ठीक बाद ईंधन की कीमतों में बड़ा सुधार देखा गया था। अच्छा, तो ये पहले भी हो चुका है? हाँ, अर्थशास्त्र का ये एक सीधा उसूल है कि महंगाई बढ़ने से वोटर सेंटिमेंट तुरंत नेगेटिव हो जाता है। तो फिर 1 मई को दाम ना बढ़ाने वाले बयान को कैसे देखा जाए? क्या ये सिर्फ लोगों को आश्वस्त करने के लिए है? बाजार के विश्लेषकों का यही मानना है। इस तरह के बयान मुख्य रूप से पैनिक रोकने के लिए होते हैं। पैनिक बाइंग रोकने के लिए। से कहा, अगर लोगों को लगेगा कि कल पेट्रोल 20 रुपए महंगा होने वाला है, तो आज ही पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग जाएंगी। इससे सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा सकती है। हाँ, वो तो है।
अफरा तफरी मच जाएगी। बिल्कुल। $111 प्रति बैरल के कच्चे तेल की हकीकत को लंबे समय तक नजरअंदाज करना गणित के हिसाब से संभव ही नहीं है। यानी ये स्थिरता बस एक अस्थायी चरण है। लेकिन अगर हम थोड़ा और दूर की सोचें तो असली चुनौती पेट्रोल के दाम में 5-7 रुपए की वृद्धि होना नहीं है, तो क्या है? बल्कि इस भारी वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, उसे बचाए रखना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 85% आयात पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो हमें ऐसे झटकों के सामने बेबस कर देती है। और यही बात हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करती है। जब तक हम ऊर्जा के लिए इतने बड़े पैमाने पर दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे, तब तक ऐसे झटके अर्थव्यवस्था को अस्थिर करते रहेंगे। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ के जाता है सोचने के लिए। बिल्कुल। क्या बार-बार होने वाली ये ग्लोबल ऑयल शॉक असल में एक वेकअप कॉल है? हो सकता है। क्या ये झटके हमें पारंपरिक तेल से दूर कर अनुमान से कहीं अधिक तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों या ग्रीन हाइड्रोजन की ओर धकेल रहे हैं? शायद यह महंगाई का डर ही वो ट्रिगर हो जो हमारे एनर्जी ट्रांजिशन को सबसे ज्यादा तेज करे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।